नमन समाचार चैनल में आपका स्वागत है। आज की अपडेट, भारत ने इस्राइल के खिलाफ वोट क्यों किया, आखिर क्या है इसके मायने। भारत ने पिछले हफ्ते संयुक्त राष्ट्र महासभा में उस प्रस्ताव के समर्थन में वोट किया जिसमें कब्जे वाले फलस्तीनी क्षेत्र में इस्राएली बस्तियों की निंदा की गई थी। पूर्वी यरूशलेम और सीरियाई गोलान समेत कब्जे वाले फलस्तीनी क्षेत्र में इस्राएली बस्तियां टाइटल से यूएन महासभा में प्रस्ताव पेश किया गया था। इस प्रस्ताव के समर्थन में 145 वोट पड़े, खिलाफ में 7 और 18 देश वोटिंग से बाहर रहे। जिन्होंने इस प्रस्ताव के खिलाफ वोट किया वे देश हैं कनाडा, हंगरी, इस्राइल, मार्शल आइलैंड्स, फेडरेटेड स्टेट्स ऑफ माइक्रोनेशिया, नाउरू और अमेरिका। सबसे दिलचस्प है कि भारत ने इस्राइल के खिलाफ वोट किया। इस्राइल के खिलाफ वोट करने वाले देशों में बांग्लादेश, भूटान, चीन, फ्रांस, जापान, मलेशिया, मालदीव, रूस, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका और ब्रिटेन है। अंग्रेजी अखबार द हिंदू से भारत के अधिकारियों ने बताया है कि यूएन में इस्राइल पर भारत के रुख में कोई बदलाव नहीं आया है। उस अधिकारी ने कहा कि यूएन में इस्राइल को लेकर हर साल इस तरह के प्रस्ताव आते हैं और भारत के रुख में कोई परिवर्तन नहीं आया है। थिंक टैंक ओआरएफ के फेलो कबीर तनेजा ने लिखा है कि भारत का इस्राइल के खिलाफ वोट करना कोई चौंकाने वाला नहीं है। तनेजा ने लिखा है, संयुक्त राष्ट्र महासभा में इस्राइल के खिलाफ प्रस्ताव के पक्ष में भारत का मतदान करना कोई चौंकाने वाला नहीं है। भारत द्विराष्ट्र समाधान का समर्थन करता है और अरब के साझेदारों के साथ संतुलन की नीति भी भारत की पुरानी है। ये प्रस्ताव आतंकवाद के मुद्दे से भी अलग था। भारत के जाने माने सामरिक विशेषज्ञ ब्रह्मा चेलानी का कहना है, यूएन में इस्राइल के खिलाफ प्रस्ताव में जिस तरह से वोटिंग हुई उससे साफ है कि अमेरिका अलग थलग पड़ गया है। ट्रूडो के मनमाने नेतृत्व वाले कनाडा को छोड़ दे तो अमेरिका को सारे सहयोगियों ने अकेले छोड़ दिया। ब्रह्मा चेलानी के इस ट्वीट के जवाब में वरिष्ठ पत्रकार विक्रम चंद्रा ने लिखा है, जो ट्रूडो भारत के मामले में नियम आधारित व्यवस्था की बात करते हैं वो फलस्तीनी क्षेत्र में इस्राएली कब्जे का समर्थन कर रहे हैं। दिलचस्प है, हालांकि पिछले महीने जब संयुक्त राष्ट्र महासभा में गजा में इस्राएल के हमले को लेकर युद्धविराम का प्रस्ताव लाया गया था तो भारत वोटिंग से बाहर रहा था। तब भारत के रुख को इस्राएल के प्रति मोदी सरकार की नरमी के तौर पर देखा गया था। यूएन में पिछले हफ्ते इस्राएल के खिलाफ आए प्रस्ताव को अमेरिका ने एक तरफा बताया था। वहीं इस्राएल ने इस प्रस्ताव के खिलाफ वोट करने की अपील करते हुए कहा था, हम आप सभी से अपील करते हैं कि इस प्रस्ताव के खिलाफ वोट करें। 7 अक्टूबर को हमास के आतंकवादी हमले के बावजूद प्रस्ताव में इसका जिक्र नहीं किया गया है। हमास के युद्ध अपराध का कोई जिक्र नहीं है। ऐसे में इस्राएल सभी देशों से इस प्रस्ताव के विरोध में वोट करने की अपील करता है। हालांकि भारत ने इस्राएल की अपील पर ध्यान नहीं दिया और प्रस्ताव के समर्थन में वोट किया। भारत के रुख के मायने, इस्राएल के खिलाफ यूएन में भारत की वोटिंग को कई लोग मोदी सरकार की इस्राएल पर बदली नीति के रूप में भी देख रहे हैं। 26 अक्टूबर को यूएन में इस्राएल के गजा पर जारी हमले को लेकर आपातकालीन सत्र बुलाया गया था और भारत ने युद्धविराम के प्रस्ताव पर वोट नहीं किया था। भारत के इस रुख को इस्राएल के पक्ष में माना गया था। भारत ने तब कहा था कि प्रस्ताव में 7 अक्टूबर को इस्राएली इलाके में हमास के हमले का संदर्भ नहीं था और भारत की नीति आतंकवाद को लेकर जीरो टॉलरेंस की रही है। यूएन में 26 अक्टूबर की वोटिंग के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अरब और खाड़ी के देशों के कई नेताओं से बात की है। इस बातचीत में पीएम मोदी से अरब के नेताओं ने फलस्तीनियों के पक्ष में खड़े होने की अपील की थी। इनमें ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी, यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान और मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फताह अल सीसी शामिल थे।
अमेरिका और यूके में भारत के राजदूत रहे नवतेज सरना ने इंडो अमेरिका फ्रेंडशिप एसोसिएशन की ओर सोमवार को आयोजित एक चर्चा में कहा, भारत का रुख पूरी तरह से राष्ट्रहित में है और पूरी तरह से यथार्थवादी है। अगर हम अरब के देशों को भी देखें तो वहां से भी फलस्तीनियों के समर्थन में कोई मजबूत प्रतिक्रिया नहीं आई है। भारत का रुख एक अहम संकेत है कि हम कहां खड़े हैं। हम द्विराष्ट्र समाधान के सिद्धांत के साथ इस्राइल के साथ खड़े हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि रहे टी.एस. तिरुमूर्ति ने इस्राइल हमास की जंग पर भारत के रुख को लेकर 31 अक्टूबर को अंग्रेजी अखबार द हिंदू में भारत के रुख को लेकर लिखा था कि भारत ने हमेशा से इस्राइल फलस्तीन संकट का समाधान द्विराष्ट्र के सिद्धांत में देखा है। इस्राइल के भीतर आतंकवादी हमले से भारत का चिंतित होना भी लाजिमी है। अरब देशों का रुख क्या है? टी.एस. तिरुमूर्ति ने लिखा है, इस्राइल फलस्तीन संकट में पश्चिम को उनके पाखंड और दोहरे मानदंड के लिए घेरा जा सकता है, लेकिन क्या अरब इस मामले में दूध का धुला है? क्या फलस्तीनियों को किनारे करने के लिए अरब के देश जिम्मेदार नहीं हैं? इस्राइल से रिश्ते सामान्य करने की रेस में अरब के देश फलस्तीनियों के मुद्दे पर बात करते हुए कहते हैं कि इस्राइल अब फलस्तीन के किसी और इलाके को अपने में नहीं मिलाने पर सहमत हो गया है। हालांकि इस्राइल ठीक इसके उलट करता रहा है। इस्राइल के प्रधानमंत्री की कोशिश रहती है कि पश्चिम एशिया में मुद्दा ईरान को बनाया जाए, न कि फलस्तीन को। अभी इस्राइल को लेकर अरब देशों की जो प्रतिक्रिया है वह सड़कों पर फलस्तीनियों के समर्थन में विरोध प्रदर्शन को रोकने के लिए है। क्या खाड़ी के देश गजा पर इस्राइली हमले को रोकने के लिए अपने तेल को हथियार नहीं बना सकते थे? फलस्तीनियों के हकों की उपेक्षा कर इस्राइल से रिश्ते सामान्य करने से उन्हें सुरक्षा नहीं मिलेगी, वो भी तब जब खाड़ी के देशों में उदार सरकार बनाने की बात हो रही है। 26 अक्टूबर को भारत जब यूएन महासभा में गजा में युद्ध विराम के प्रस्ताव पर वोटिंग से बाहर रहा था, तब फ्रांस की मिसाल दी गई थी। फ्रांस ने युद्ध विराम के समर्थन में वोट किया था, जबकि पश्चिम के देश खुलकर इस्राइल के समर्थन में हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों भी हमास के 7 अक्टूबर के हमले के बाद इस्राइल गए थे और उन्होंने इस्राइली राष्ट्रपति बिन्यामिन नेतन्याहू साथ खड़े होने का आश्वासन दिया था। अंतर्राष्ट्रीय मामलों की विशेषज्ञ निरुपमा सुब्रमण्यम ने फ्रांस के रुख पर लिखा था, फ्रांस ने गजा में युद्ध विराम वाले प्रस्ताव के समर्थन में वोट किया। ऐसा तब है जब यूरोप में सबसे ज्यादा यहूदी आबादी फ्रांस में रहती है। इस्राइल और अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा यहूदी फ्रांस में ही हैं। फ्रांस में यूरोप की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी भी रहती है। फ्रांस और इस्राइल में करीबी का संबंध है और फ्रांस के पीएम इमैनुएल मैक्रों इस्राइली पीएम नेतन्याहू को अपना दोस्त मानते हैं। लेकिन फ्रांस ने बाकी के पश्चिमी देशों की तुलना में वोटिंग से बाहर रहने के बजाय प्रस्ताव के पक्ष में वोट किया। पिछले महीने जब भारत इस्राइल के खिलाफ वोटिंग से बाहर रहा था, तब दिल्ली स्थित जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में पश्चिम एशिया स्टडी सेंटर में प्रोफेसर रहे के पाशा ने कहा था कि भारत ने इस्राइल हमास युद्ध में जो रुख दिखाया है वह मोदी सरकार के दोहरे मानदंड को दिखाता है। प्रोफेसर पाशा ने कहा था, भारत ने यूक्रेन और रूस जंग में स्वतंत्र विदेश नीति के साथ ग्लोबल साउथ की आवाज बनने की जो ठोस कोशिश की थी, उन पर खुद ही पानी फेर दिया है। गजा में आम फलस्तीनी बच्चे और महिलाएं हर दिन मारे जा रहे हैं। इससे रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र में प्रस्ताव आया तो भारत वोटिंग से बाहर रहा। भारत किस मुंह से कहेगा कि वह ग्लोबल साउथ की आवाज है? इस्राइल हमास संघर्ष में मोदी सरकार का रुख भारत की स्वतंत्र विदेश नीति के उलट अमेरिका के पिछलग्गू की तरह है।